नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। दिल्ली में ऑपरेशन कमल बनाम ऑपरेशन झाड़ू, अब दो ऑपरेशन चल रहे हैं या ऐसा ऑपरेशन के बारे में बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ऑपरेशन कमल जो है वो सरकारें गिराता है। ऑपरेशन कमल दिल्ली में भी लागू हुआ और इस वजह से ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। 6,000 करोड़ रुपए से बड़ा स्कैम है जिसमें नेता खरीदे जाते हैं, तो इसकी सीबीआई जांच हो। और क्योंकि 6,000 करोड़ का मामला है और ये पैसे आए कहां से, इस वजह से प्रवर्तन निदेशालय जो है वो भी इसकी जांच करे बीजेपी के खिलाफ। आप लगातार इधर से उधर आप देख रहे हैं, कभी राजघाट जाना, आज वो सीबीआई के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन करने चले गए। इसी बीच में अब भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि नहीं, दरअसल ऑपरेशन कमल का जिक्र आम आदमी पार्टी इसलिए कर रही है क्योंकि वो ऑपरेशन झाड़ू चला रही है। ऑपरेशन झाड़ू का मतलब यह है कि जितने सवाल उनसे पूछे जाएं आबकारी नीति को लेकर के, उससे बचने के लिए उन्होंने ऑपरेशन कमल का राग छेड़ दिया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि नहीं, ऑपरेशन कमल होता है, आप देखिए सब राज्यों में होता है, उसी तरीके से दिल्ली में भी हो रहा है। दरअसल केंद्र सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों से ध्यान भ्रमित करने के लिए ऑपरेशन कमल चलाती है और जनता का पैसा नेता खरीदने में लगाती है। तो भाई एक बड़ा सवाल यह है कि ये जो दोनों ऑपरेशन हो रहे हैं, कौन किसका ध्यान भ्रमित कर रहा है। अच्छा, इसी श्रृंखला में आज एक और चीज हुई। एक आरोप प्रत्यारोप के दौर में यह कहा गया कि चलो आओ चल के देखते हैं जमीन पर। तो ना एंकर था ना टीवी, दो पार्टी के दो प्रवक्ता, उन्होंने तय किया कि आज हम जाएंगे, अपने खुद के कैमरे लेकर के गए और खुद जाकर के रिपोर्टिंग करनी शुरू कर दी। एक पहला सवाल तो उनसे हमारा यह है कि फिर हम कहां जाएंगे अगर आप ही रिपोर्टिंग भी करने लग जाएंगे तो उन्होंने अपने अपने ट्विटर पर और अपने अपने सोशल मीडिया पर अपनी अपनी रिपोर्ट फाइल की है जिसमें दोनों एक साथ हैं। तो आइए हम आपको इन दोनों की, बीजेपी से गौरव भाटिया और आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज, दोनों एक साथ एक ही फ्रेम में है और दोनों की ट्विटर टाइमलाइन में और दोनों की सोशल मीडिया फीड में कैसी विपरीत और अलग अलग रिपोर्टिंग उन्होंने की है, आइए आपको वो दिखाते हैं। इनका स्कूल अभी कह रहे बन रहा है, देखिए 500 की सूची मांगी, बन रहा है बिल्कुल। एक स्कूल लेके गए जो 1967 में बना था, दूसरे में मैं बोलूं अच्छा घबराहट हो रही है, झूठ फिर से आप पहले बोलो। अभी ये दूसरे स्कूल हम आए हैं तो ये इधर दिखाओ, इधर दिखा दो, ये बन रहा है, ये बन रहा है। देखिए अभी 8.5 साल में बन रहा है, इधर दिखाओ 15 लाख रुपए में, 8.5 साल में ये सच्चाई है। 15 लाख रुपए में अभी बना नहीं है और सबसे बड़ी बात है, मैं इतना ही कहूंगा, दिखाओ बिल्डिंग, दिखाओ भाई, इधर बिल्डिंग भी दिखा दो, बिल्डिंग भी दिखा दो की सूची अगर मिल जाती है। आपको लेके चलेंगे ना, अच्छा सूची दी, डर लग रहा है, ठीक है, डर लग रहा है। धन्यवाद, सच्चाई सामने आ गई है, यही दिखाने आए थे, यही भ्रष्टाचारी सरकार है, कट्टर बेईमान सामने है। देखा आप, मुझे पता है डर लगेगा, अभी तो चलेंगे, नहीं हमें नहीं चले। आप देखा कभी भाजपा को आपके क्या गले लेके, थैंक यू। आप कभी स्कूल गए और भी चलेंगे, वो भागना मत, भागना दूसरा गए, इतना डर गए, इतना डर गए कि अंदर नहीं गए स्कूल के। तो देखा आपने, ये खुद ही रिपोर्टिंग चालू कर दी, वहीं डिबेट भी करने लगे, वहीं रिपोर्टिंग भी करने लगे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता। एक और पिक्चर है जिसमें गौरव भाटिया गाड़ी में बैठे हैं और सौरभ भारद्वाज बाहर हैं, वो भी आपको सुनाएंगे आपसे थोड़ी देर में। शरद शर्मा अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीबीआई मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। तो शरद, अब छोड़ दीजिए रिपोर्टिंग, अब तो ये नेता लोग खुद ही अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अभी अपडेट दे दूं मैं कि आम आदमी पार्टी के विधायक और सांसद सब यहां पर धरने पर बैठ गए हैं और ये इसलिए कि पहले सीबीआई से समय मांगा गया था, तो सीबीआई जो है उनसे समय नहीं मिल पाया, सीबीआई डायरेक्टर से या किसी अधिकारी से। उसके बाद आम आदमी पार्टी विधायकों का प्रतिनिधिमंडल यहां पहुंचा, लगभग आधे घंटे यहां रहा। उसके बाद में फिर सांसद संजय सिंह भी देखिए पहुंच गए हैं और मांग ये है कि जो ऑपरेशन लोटस है, जिनका कहना है कि देश भर में कराया गया और दिल्ली के अंदर भी उसकी कोशिश की गई, वो फेल हो गया, तो उसकी जो है जांच, पूरे देशव्यापी जांच की बात जो है आम आदमी पार्टी कर रही है। सौरभ भारद्वाज हैं हमारे साथ में। सौरभ जी, समय आपको मिला नहीं था, तो सब अगर समय नहीं मिला था तो वैसे बात कर लेनी चाहिए थी। यहाँ अब क्या धरना होगा यहाँ पर? देखिए शरद जी,
देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है सीबीआई, और देश में जिस तरीके से राज्य सरकारें गिराई गई, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकारों को गिराने का जो खेल चल रहा था, जिसको भारतीय जनता पार्टी खुद ऑपरेशन लोटस कहती है, उसके बारे में शिकायत करने आए हैं। सीबीआई का कोई दोष नहीं है, ऊपर से केंद्र सरकार का इशारा है कि ये शिकायत नहीं लेनी। ये जो बैरिकेड है, मैं यहीं से निकलता हूँ रोज, यहाँ ना इतने बैरिकेड लगते ना इतनी पुलिस आती। सोचिए, उनको पता है हम मिलने आ रहे हैं और उनको पता है कि हम उनको शिकायत देने आ रहे हैं, उन्हें पहले ही पता है, इसीलिए इन पुलिस वालों को परेशान किया गया, बैरिकेड लगाए गए, सारा तामझाम किया गया। ऐसे थोड़ी होता है कि आप आ रहे हैं तो रास्ते खोल देंगे आपके लिए, आ जाइए। अरे एक बात बताइए, कोई चोर उचक्के आ रहे हैं, जनता के मतलब कुछ अपॉइंटमेंट वगैरह होता है, मैं वो कह रहा तो हूं। कैसे होता है अपॉइंटमेंट, बताओ? या तो बुलबुल पे लिख के हम भी भेजें, भाई ईमेल कर दी, अपॉइंटमेंट मांग ली, अपॉइंटमेंट देनी चाहिए। परसों ईमेल करी थी, चुने हुए विधायक हैं, आपको अपॉइंटमेंट तो देनी चाहिए। सारी बात यहीं पे आएगी। आप ठीक है, आप आगे आप धरना कीजिए, आपका अधिकार है, लेकिन सबूत भी आप कुछ लाएं कि सब सारे बात यही कर रहे हैं कि देश में सब क्या हुआ सबने देखा है, कहाँ की सरकारें गिरी हैं, किसने तोड़ा, ये सब जान रहे हैं, परसेप्शन में सब कुछ है, उसका फायदा आप लोग उठा भी रहे हैं। शरद, इससे पहले कि आप एक और सवाल पूछें, शरद, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इसका भी सवाल आप पूछ सकते हैं। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। उसमें सौरभ भारद्वाज भी हैं, आतिशी भी हैं और तमाम और नेता भी हैं। कुछ पता है हमें कि ये कार्रवाई क्यों होगी इन लोगों के खिलाफ, और आम आदमी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया क्या है? कानूनी कार्रवाई की बात कही है एलजी ने। पहले मैं बता दूं कि हुआ यह है कि परसों आम आदमी पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया था कि जब नोटबंदी चल रही थी तो जो मौजूदा एलजी हैं वो उस समय खादी ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्हीं की सरपरस्ती में नोटबंदी के दौरान 500,000 के जो नोट हैं वो बदले गए थे, तो 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। और उसी में जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने अब ये कहा है कि ये सौरभ भारद्वाज, आतिशी, दुर्गेश पाठक, जैस्मिन शाह, इन 4 नेताओं पर वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसका मतलब ये है, जो मैं समझ रहा हूं, वो मानहानि की कार्रवाई करेंगे। तो सौरभ भारद्वाज से सीधा प्रतिक्रिया ले लेता हूं। कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि झूठे आरोप लगाए हैं आपने, और ये इस मामले के अंदर जिन 2 कैशियरों के आधार पे, बयान के आधार पे आपने ये मामला पूरा बनाया था, आरोप लगाए थे, वो चार्जशीट हो चुके हैं, उनका करप्शन साबित भी लगभग हो गया है पहली नजर में, और आपके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। देखिए, हमने तो दिल्ली के लोगों को एक ऐसा मामला बताया जो दिल्ली विधानसभा में हमारे सामने आया। दिल्ली विधानसभा में सामने आया कि खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन रहते समय एलजी साहब के ऊपर यह आरोप लगे कि उन्होंने नोटबंदी के समय पुराने नोटों को नए में बदलवाया। अब इसका सबूत क्या है? खादी ग्राम उद्योग के ही 2 हेड कैशियर, प्रदीप यादव और संजीव कुमार, उन्होंने लिखित में ये बयान दिया है कि उनको उनके फ्लोर मैनेजर और मैनेजर अजय गुप्ता और ए.के. गर्ग ने दबाव दिया कि ये पैसा उस वक्त के चेयरमैन वी.के. सक्सेना साहब का है और इसको चुपचाप बदल दो। उन्होंने लिखित में दिया है। नहीं, लेकिन किसी के कहने से तो चेयरमैन साहब का पैसा नहीं हो जाएगा ना, विनय कुमार सक्सेना का पैसा नहीं हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि जिनके आधार पर आपने लगाया वो चार्जशीट भी हो गए, मामला अदालत में पेंडिंग है, और प्राइमरी पैसा उन्हीं का करप्शन साबित हुआ है। देखिए, जो मैं समझता हूं, मतलब जो पकड़ा गया है उसके बयान के आधार पर कैसे मान लें कि उनका पैसा था, ये कह रहा हूं। देखिए, मैं भी एक संस्था में काम करता हूं, आप लोग भी करते हैं। ये बहुत मुश्किल है कि आप किसी गड़बड़ी में पकड़े जाएं और आप चेयरमैन का नाम ले दें, और उसमें भी अपने एक फ्लोर मैनेजर और एक ब्रांच मैनेजर का नाम ले दें कि इन्होंने कहा, और इनके कैबिन में नोट बदले जाते थे। तो शरद, अब आगे देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये मामला कानूनी कार्रवाई कैसे होगी, उस पर राजनीतिक जवाब क्या होंगे। लेकिन मामले में हुई है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस रिपोर्ट के लिए। मैं अब स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। डॉक्टर विजय जॉली, नेता हैं बीजेपी के, प्रोफेसर विवेक सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, परविंदर सिंह सेठी, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, और ऋतुराज झा, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। डॉक्टर विजय जॉली, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये बताइए कि ऑपरेशन झाड़ू बनाम ऑपरेशन कमल वो भ्रमित कर रहे हैं, ये भ्रमित कर रहे हैं, सब एक दूसरे को आरोप लगा रहे हैं कि वो भ्रमित ही कर रहे हैं। तो भ्रमित कौन कर रहा है, और सबसे बड़ी बात, भ्रमित हो कौन रहा है?
देखिए, जनता सब जानती है। अन्ना हजारे जी ने एक पत्र केजरीवाल जी को कल लिखा और उनकी नई शराब नीति के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि ये जनता के लोगों के हित में नहीं है, महिलाओं के हित में नहीं है। और उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की स्वयं की लिखी हुई एक पुस्तक स्वराज का हवाला दिया, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा था, जनता की राय पहले लिया जाना जरूरी है। ग्राम सभा में अगर 90% महिलाएं अपने क्षेत्र में शराब का नया ठेका खुलवाने के पक्ष में हो तो शराब की दुकान वहां खुलनी चाहिए, और अगर 90% महिलाएं अगर अपनी असहमति दे दें तो वहां पर शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। मेरा प्रश्न है, क्या केजरीवाल जी ने अपनी सरकार और अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इस नई शराब नीति का, जिसका हवाला उन्होंने पहले अपनी पुस्तक स्वराज में दिया था, उन्होंने पालन क्यों नहीं किया? अब अन्ना हजारे जो अरविंद केजरीवाल जी के गुरु रहे, आज उनका कहना है आपने अन्ना जी को बरगला दिया। पहले आपने कुमार विश्वास से कुछ कहलवाया और अब आप अन्ना हजारे को आगे कर रहे हैं। इसलिए ये ऑपरेशन झाड़ू है, ऑपरेशन लोटस नहीं है। क्योंकि अन्ना हजारे जो उनके गुरु रहे, आज चेला अपने गुरु को ठेंगा दिखा रहा है और भारतीय जनता पार्टी पे ऋतुराज झा जी, आपका जवाब, राइट टू रिप्लाई। अन्ना हजारे भी अब बोल पड़े, वो तो आपके गुरु थे। गुरु को अब आप कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं बीजेपी ने उनको आगे कर दिया, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि अन्ना हजारे बीजेपी के एजेंट हैं? जब भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा आम आदमी पार्टी ने पूरे देश में एक्सपोज कर दिया कि किस प्रकार से ऑपरेशन लोटस के जरिए विधायकों को खरीद करके सरकारें गिराने का काम देश भर में भारतीय जनता पार्टी करती है, तब इनको अन्ना हजारे जी याद आए और अन्ना जी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आम आदमी पार्टी और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी की जो क्रेडिबिलिटी है उसको डेड किया जाए। आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि पहले दिल्ली के अंदर में ना चोर होते थे, तो एक चोर होता था जो खाली साइकिल चुराता था, तो सबको पता था कि कहीं साइकिल चोरी हो रही है तो रामलाल ने चुराया है। एक चोर होता था वो खाली भैंस चुराता था, तो जब कोई भैंस की चोरी होती थी तो पुलिस सीधा श्यामलाल को पकड़ती थी। इसी प्रकार से किसी भी राज्य के अंदर में जब विधायकों का खरीद फरोख्त होता है और जहां पर जनता उसको नहीं चुनती है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बनाने का प्रयास करती है तो सबको पता है देश में कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, जो ऑपरेशन लोटस चलाती है। तो आज हम क्या मांग कर रहे हैं? यही तो कह रहे हैं कि 6,300 करोड़ रुपया जो ऑपरेशन लोटस चलाने के लिए इन्होंने किया है, तो जांच एजेंसी तो मनी का ट्रेल खोजती है, उसका पूछ खोजती है कि कहां है। नहीं, लेकिन ऐसा है ना ऋतुराज जी, अभी अगर सपोज फर्ज कीजिए, मान लीजिए सीबीआई और ईडी जो है वो कह देती है चलो आओ जांच करें, उसके बाद वो जांच में अपना कुछ मैं तो एकदम हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, वो जांच में कुछ अपनी रिपोर्ट देंगे, फिर आप पलट के बोल देंगे कि ये तो इन्हीं की एजेंसियां हैं, ये तो इनके जमाई हैं। हम क्या कह रहे हैं, इनको जांच करनी चाहिए कि कर्नाटक में सरकार कैसे गिरी, कौन कौन विधायक को क्या क्या ऑफर किया गया। इनको जांच करना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंदर में ऑपरेशन लोटस चलाकर कैसे सरकार गिराई गई। इनको जांच करनी चाहिए कि कैसे वहां पर में लोग खोखा कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर में, किस प्रकार से जो है सो आप देखिए कि डॉक्टर जॉली वापस आऊंगा आपके पास। बंगाल में विधायकों के गाड़ी में नोट का भरा हुआ एक करके प्रोफेसर विवेक सिंह पहले, उसकी जांच सीबीआई और ईडी क्यों नहीं कर रही है ना? देश की देखिए, एनडीटीवी बहुत बड़ा चैनल है, सारा देश देखता है। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसकी जांच करें, देश के सामने प्रोफेसर सिंह होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये जो जांच है, ये जो बात बोली जा रही है आम आदमी पार्टी द्वारा कि सीबीआई जांच हो ऑपरेशन लोटस में, क्योंकि 6-6.25 करोड़ रुपए का मामला है जिसमें खरीद फरोख्त हो रही है नेताओं की, ये अपने आप में एक सीबीआई और ईडी की जांच का विषय है। जी संकेत भाई, मैं सीबीआई की बात पे आता हूं, बट पहले अभी जो आप बात कर रहे थे, देखिए क्या विरोधाभास है। और देखिए विरोधाभास कैसा है, एक तरफ जो आम आदमी पार्टी चाहती है कि सीबीआई या ईडी पर हमको कोई भरोसा नहीं है, आज वही जो है
आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप जो है सीबीआई और सीबीआई जांच करें। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप जांच करने की बात कैसे कर सकते हैं? या तो आप कहिए कि आपको भरोसा नहीं है, ये एजेंसी ठीक से काम नहीं करें, किसी दबाव में काम करते हैं, या तो आपको आज भरोसा हो गया ठीक से काम करेंगे। और आपने बिल्कुल ठीक है, अगर जांच के बाद रिपोर्ट दी तो आप बोलोगे तो आपने रिपोर्ट जो है जानबूझ कर गलत बनाया है। देखिए, ऑपरेशन लोटस की जहां तक बात है, इसमें एक पक्ष आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ऑपरेशन लोटस की बात करते हैं, इसका मतलब कि आप ये बोल रहे हैं कि आप पैसे से जो है बिक जाते हैं। अरे पैसे लेने देने की बात होगी, इसका मतलब आप बोल रहे हैं कि आपके एमएलए एमपी जो है वो पैसे से बिक जाते हैं। अगर आप बोलते हो कि वो जांच से डर जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो क्या आप ऐसा बोलना चाहते हो? रही बात देखिए सीबीआई की, सीबीआई हो या ईडी हो, जो भी सेंट्रल एजेंसीज है वो इनपुट के आधार पर काम करती हैं, और अगर उनको लगता है कि हाँ जांच होनी चाहिए तो जांच होगी। वो अरविंद केजरीवाल हो या कोई बीजेपी का लीडर हो, उनके कहने से जांच नहीं होती है। अगर उनको लगता है, इनपुट मिलता है, उनको लगता है कि हाँ जांच होनी चाहिए तो जांच होती है। रही बात इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज क्या करेंगे, इसके बारे में आप जो है मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल को थोड़ा सोचना चाहिए। एक बात मैं लास्ट में कहूंगा, आपने अभी मुद्दा उठाया था ना, भ्रमित कौन है। देखिए मैं बताता हूँ भ्रमित कौन है। आप भ्रमित करने के लिए केजरीवाल जी मेरे ख्याल से पीएचडी किए हैं। अगर आप देखिए तो उन्होंने किसी के ऊपर आरोप लगा के वो जनता को भ्रमित कर देते हैं। आप देखिए तो रिक्ति का रेवड़ी जो है बांट के वो जनता को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। हालांकि 2014 में स्वयं भ्रमित हो गए थे, जब 2014 में जाके वो प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ गए थे। तो देखिए भ्रमित खुद हैं, भ्रमित करने के आपके अंदर पीएचडी, आपके अंदर योग्यता है, और आप सीबीआई के आप जो है आप भरोसा नहीं करते। आज सीबीआई इतनी अच्छी हो गई कि आप जो है मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो ये विरोधाभास कैसे चलेगा? आखिर आप एक पर तो रहिए ना, या तो आप सीबीआई जो है ठीक से जांच नहीं करती, या तो आपकी ये सीबीआई जो है जांच करती है बिना किसी जो है मैं रिप्लाई करूं? परविंदर सिंह सेठी जी, सेठी जी का जवाब। I wanted to answer this. हाँ एक सेकंड झाजी रुकिए, सेठी जी भी बोल लें। हाँ जी जी, मेरा सवाल आपसे है कि ये इस मौजूदा स्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं? कौन किसे भ्रमित कर रहा है सेठी जी? क्योंकि देखिए एक्साइज पॉलिसी को लेकर के सवाल दिल्ली सरकार से पूछे जा रहे हैं। अन्ना हजारे अब खुद ये सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं? जी जी आपसे, परविंदर सिंह सेठी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी इस तरह से प्रटेंड कर रही है जैसे आम आदमी पार्टी ने शराब की इन्वेंशन करी हो। शराब तो सैकड़ों साल से बिक रही है, पहले 850 दुकानों पे बिकती थी, अब 400 दुकानों पे बिकी। जो नई पॉलिसी है उसको इन्होंने खत्म करने का काम करा, एलजी ने लास्ट मोमेंट पे उसको खराब करा। अब आप दूसरी तरफ आ गई है, चाहे आप मेघालय हो, चाहे गोवा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, वहां पे सरकार गिराने का काम करा। पहले संविधानिक संस्थाएं, चाहे ईडी थी चाहे सीबीआई थी, उन्होंने उनके ऊपर प्रेशर डाला, एफआईआर दर्ज करी, फिर उनको बीजेपी में मिलाया गया, उनको पैसा दिया गया, फिर वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में बिल्कुल धोकर क्लीन होकर आ गए। अब ये जो दिल्ली के ऊपर के ऑपरेशन लोटस चलाया गया, हमारे विधायकों को तोड़ने का प्रयास करा गया, पैसे का लालच दिया गया, लेकिन यहाँ पे जो कोई भी विधायक बिकने के लिए, टूटने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये बीजेपी के ऊपर एक बड़ा तमाचा है। डॉक्टर जॉली आपका जवाब जल्दी से। आने वाले समय में जो एमसीडी चुनाव है या 2024 चुनाव है, विजय जॉली, एक बौखलाहट है, एक घबराहट है। विजय जॉली का जवाब। देखिए, मुझे आज बहुत अच्छा लगा जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक स्टेटमेंट देके ये कहा, झूठे आरोप लगाने वाले आम आदमी पार्टी के विधायकों के ऊपर मानहानि का दावा ठुकेगा, उनको कोर्ट में लेके जाएंगे, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल 25 अक्टूबर 2015 को खादी ग्राम उद्योग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। 8 नवंबर 2016 को देश के अंदर विमुद्रीकरण हुआ, लेकिन ना तो 2016 में, ना 17 में, ना 18 में, ना 19 में, ना 20 में, ना 21 में और 22 में भी केवल 27 अगस्त 2022 को अचानक ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के उपराज्यपाल के ऊपर तब ये करप्शन के आरोप लगाए, जबकि 22 जुलाई 2022 को दिल्ली के उपराज्यपाल को दिल्ली की नई, चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए सेगमेंट में रुकते हैं, वापस ये चर्चा जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक, एक छोटी ब्रेक यहां लेनी पड़ेगी, उसके बाद वापस हाजिर होते हैं। बने रहिए हमारे साथ।
पिछले संडे आपने एक इमारत को गिरते हुए देखा, डायनामाइट लगा करके उस बिल्डिंग को नीचे गिराया। वो तस्वीरें अभी थोड़ी देर में हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखाएंगे। 9 सेकंड में ये बिल्डिंग, 9 से 12 सेकंड में ये बिल्डिंग गिर गई, धड़ाम हो गई। अब मलबा इकट्ठा किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है, लेकिन इस इमारत के पीछे की भी एक दास्तान है और एक पहलू सुपरटेक अपना स्पष्टीकरण देती है। कई पहलू। हमारे साथ सुपरटेक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आर.के. अरोड़ा आप जुड़े हुए हैं। अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी में हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल अरोड़ा जी आपसे ये है कि तमाम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस थी या सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसका हवाला देते हुए एक सवाल ये पूछा कि जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी सजा एक इमारत को मिली, लेकिन उसे बनाने वाले और बनने वालों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूं कि जहां तक आपने भ्रष्टाचार वर्ड बोला ना, ये गलत है। क्योंकि ये बिल्डिंग नोएडा अथॉरिटी द्वारा 2005 में अलॉटमेंट करने के बाद स्वीकृत कराई गई थी और 2005 में जो अलॉटमेंट हुआ था वो नोएडा अथॉरिटी ने फुल पेमेंट लेने के बाद अलॉटमेंट किया था। उसके बाद इसकी अप्रूवल हुई और इस पूरे प्रोजेक्ट को 2 फेज में डेवलप करने का प्लानिंग हुआ। एक फेज 15 टावर जो लोग हमारे खिलाफ गए थे और दूसरा फेज था 2 टावर का। तो इसके अंदर ये आप मतलब क्लैरिटी करना चाह रहा हूं कि जी इसके अंदर कोई भ्रष्टाचार नहीं था। प्रोजेक्ट का पूरा मुझे इजाजत दें अरोड़ा जी, ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो मेरे हाथ में है, जिसमें वो कहते हैं की वायलेशंस कंस्ट्रक्शन प्लान सैंक्शन बाय नोएडा अथॉरिटी वाज कॉन्ट्ररी टू बिल्डिंग रेगुलेशंस। मैंडेटरी डिस्टेंस जो ब्लॉक्स में होना चाहिए वो नहीं था। मूवमेंट स्पेस जितनी जरूरी होनी चाहिए 2 टावर्स के बीच में वो 9 ही मीटर थी। इसके बाद कोल्यूजन की बात, आप कहते हैं भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं है। ये आप देख लें सुप्रीम कोर्ट के आदेश में क्या लिखा है। सैंक्शन ऑफ फ्लॉड कंस्ट्रक्शन, रिफ्यूजिंग टू डिस्क्लोज बिल्डिंग प्लान्स टू रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और अब नेफेरियस कंप्लिसिटी ऑफ द प्लानिंग अथॉरिटी। नेफेरियस कंप्लिसिटी यानी कि साठगांठ। तो फिर ये अगर भ्रष्टाचार नहीं है अरोड़ा जी तो फिर क्या है? देखिए, मैं आपको यही बताना चाहूंगा, हम लोग पिछले 40 सालों से रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं और एवरी टाइम्स हम इसी तरह की डेवलपमेंट करते आ रहे हैं। हर जगह हर डेवलपमेंट अथॉरिटी से हम नक्शा डालते हैं और नक्शा पास करते हैं और उसके हिसाब से बिल्डिंग बनाते हैं। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि जो बिल्डिंग की अप्रूवल जो होती है वो बिल्डिंग बायलॉज से होती है और आज की डेट में भी वो बिल्डिंग बायलॉज प्रीवेल करता है, उसी हिसाब से बिल्डिंग की अप्रूवल हुई है। तो ये कहना कि जी बिल्डिंग की अप्रूवल गलत हुई है, ये कहना गलत। पर ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए जिसके चलते ये इमारत ढहा भी दी गई है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता है कि आप बताएं कि वो कौन थे लोग अथॉरिटी में जिनके साथ नेफेरियस कंप्लिसिटी हुई? ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं सर, मेरे नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है मुझे उसके ऊपर तो कोई कमेंट नहीं करना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बिल्डिंग गिरा दो। हम लोगों ने बिल्डिंग गिरा दी और अपनी कोस्ट पे गिरा दी। पर आप कह रहे हैं आपने नियम कानून से पूरी फीस दे करके इमारत बनाई, आप ये कह रहे हैं ना? तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब अपनी तरफ से आप कह रहे हैं आपने पूरा सब बिल्डिंग बायलॉज के नियम के आधार पर ये बिल्डिंग बनाई और अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है नेफेरियस कंप्लिसिटी, तो क्या आपका अरोड़ा जी दायित्व नहीं बन जाता है कि आप आगे चल करके बताएं कि वो कौन थे लोग जिन्होंने ये बिल्डिंग बायलॉज बनाए कि ये बिल्डिंग की आज ये हालत हुई कि बताइए आपकी बिल्डिंग ही गिर गई या गिरानी पड़ी? देखिए, मेरा इसमें ये कहना है कि बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से पास होती है और बायलॉज केवल इसी बिल्डिंग के लिए तो थे नहीं, ये बिल्डिंग सभी बिल्डिंग के ऊपर सेम बायलॉज लग रहे थे और सेम बायलॉज आज की डेट में भी प्रिवेल करते हैं। तो आज की डेट में भी जो सैंक्शन हो रही है इसी बायलॉज से हो रही है। दूसरी बात कि जो बिल्डिंग की अप्रूवल हुई एक बार में नहीं हुई, 2005 में हुई, 2007 में हुई, 2009 में हुई, 2012 में हुई। तो एक बात मैं जानना चाहता हूं कि क्या सारे अधिकारी भ्रष्ट थे? क्या सब अधिकारियों ने पैसा लेकर बिल्डिंग को पास किया? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार जब अप्रूवल होती है तो कम से कम 10-10 ऑफिसर उसको साइन करते हैं, अप्रूवल देते हैं। और आज साथ साथ में ये भी बताना चाहता हूं कि आज की डेट में भी अगर कोई बिल्डिंग पास कराएगा, सेम बायलॉज को लेकर जाएगा, सेम बायलॉज के हिसाब से बिल्डिंग पास होगी। इसके अंदर जो
मेन क्रक्स मैं आपको अरोड़ा जी, बताना चाहता आपकी बात सुन करके तो ये लगता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको कोर्ट का फैसला पढ़ दिया। सैंक्शन ऑफ फ्लॉड कंस्ट्रक्शन प्लान, रिफ्यूजिंग टू डिस्क्लोज बिल्डिंग प्लान और नेफेरियस कंप्लिसिटी। इसका तो मतलब यही है कि वो गड़बड़ तरीके से नक्शा पास हुआ था। आप कह रहे हैं कि नहीं, अभी भी वही नियम है। हाँ बिल्कुल, आज की डेट में वही नियम है। इसके अच्छा, अंदर जो जिस ग्राउंड के ऊपर जो डिमोलिशन ऑर्डर किया, वो ग्राउंड में आपको बताना चाहता हूँ। ये ग्राउंड ये था कि 2005 में जब हमने प्लान किया तो 15 टावर बनाकर 2009 में लोगों को दे दिए, लोगों ने रहना शुरू कर दिया। सेकंड फेज में जिसमें 2 टावर हैं, जिसको आज हम ट्विन टावर कह रहे हैं, ट्विन टावर का निर्माण 2009 में चालू किया, और तब तक गवर्नमेंट पॉलिसी के मुताबिक परचेजेबल एफआईआर का नॉर्म्स आ गया था। उस परचेजेबल एफआईआर से हमने बिल्डिंग को रिवाइज प्लान करे। जहां हमने रिवाइज प्लान करे, तब उन्होंने 15 टावर वाले लोगों ने उसमें एक पिटीशन डाल दिया कि जी हमारा कंसेंट लिया गया। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि कंसेंट की पॉलिसी नोएडा अथॉरिटी एक में एस्पेक्ट पर 2014 अरोड़ा जी बात कर रहे हैं। मैं फिर से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं नेफेरियस कंप्लिसिटी शब्द पर, सैंक्शन ऑफ फ्लॉड कंस्ट्रक्शन प्लान, मैंडेटरी डिस्टेंस बिटवीन ब्लॉक्स, ये सारी चीजें जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश में। बहरहाल इससे आगे चल के एक सवाल अरोड़ा जी आपसे और है। अब बगल वाली बिल्डिंग भी आपकी है, सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट। जब जांच गुणवत्ता की जब जांच हुई कि ये भाई ये बिल्डिंग गिरेगी तो वहां पर जरा जांच कर लें, उसमें पाया गया कि पिलर कमजोर हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, ऐसी कैसी बिल्डिंग बनाई अरोड़ा जी जिसके 15-1 साल में पिलर ही कमजोर हो गए? आपको इस बिल्डिंग के गिरने से आपको नहीं लगा कि इस बिल्डिंग के बगल वाली बिल्डिंग में कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, किसी तरह का वो कोई तो आपने नुकसान रिपेयर नहीं कराए हुआ? हैं पिलर, नहीं, क्योंकि वो नहीं, रिपेयर जब नहीं है। गुणवत्ता देखिए जांच क्या हुई होता तो है, उसमें पता चला कि कमजोर हैं पिलर। आप मुझे एक बार बताइए, 15 साल से जो लोग वहां रह रहे हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि हम बिल्डिंग की रिपेयर मेंटेनेंस भी साथ साथ कराएं? आपके घर के अंदर कहीं लीकेज अगर होती है और आप उसको छोड़ दें कि जी इसके अंदर लीकेज चलती रहेगी, अरोड़ा जी, ये तो ऐसे लग रहा है कि आपने लोगों के मत्थे मर दी कि मैंने तो बना के दे दी, अब आप रिपेयर कराइए। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है सर। पिलर विलर जो है आदमी अपने घर की मरम्मत करा लेता है, पिलर की मरम्मत थोड़ी कराएगा खुद, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। हम लोगों की 5 साल की लाइबिलिटी होती है बिल्डिंग के साथ, और एज पर द रेरा रूल्स हम 5 साल के बाद या जिस दिन हम लोगों को हैंड ओवर कर देते हैं उस दिन के बाद जो है रेरा के रूल के मुताबिक भी, और जो है अपार्टमेंट एक्ट। चलिए अरोड़ा जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और पूछ दूं। आप ही की एक बिल्डिंग है इको विलेज, जिसके 30 जून 2022 को एक रिपोर्ट आई कि 2 पिलर कॉम्प्रोमाइज हो गए। रोड और पिलर का जो जॉइंट है पिलर का, सोचिए पिलर ही खुल जा रहा है। ऐसी कैसी कंस्ट्रक्शन हुई? यहां तो 10 साल 5 साल भी नहीं हुए, यहां तो अभी रजिस्ट्रियां ही नहीं हो रही हैं। ऐसा है, मैं उसको आपको बताना चाहता हूं। जहां की आप बात कर रहे हैं वहां बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तो बिल्डिंग पर काम चल रहा है ना। जहां बिल्डिंग हैंडओवर हो गई है वहां मुझे आप बताइए कि जी इस बिल्डिंग में ये कमी है। अरोड़ा जी, क्या इको विलेज सोसाइटी में लोग नहीं रहते? और अगर खुदा ना खास्ता आप ये समझिए अगर वो पिलर किसी बिल्डिंग के नीचे खुल जाता तो क्या लोगों को नुकसान नहीं पहुंचता? और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और सबसे मजे की बात यह है, मुझे यह बताया गया है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में सबसे बड़े डिफॉल्टर सुपरटेक बिल्डर हैं, जिन्होंने पैसा अपना बकाया नहीं चुकाया है, और बहुत सारे लोग आपके खिलाफ निरंतर रूप से शिकायत करते हैं कि आपने उनकी रजिस्ट्री नहीं कराई फ्लैट में। तो एक आदमी रजिस्ट्री करे बिना एक फ्लैट में रह रहा है, देखिए हम लोग वहां पिलर खुल जाता है। लैंड का पेमेंट हमने पूरा कर चुके हैं और कहीं डिफॉल्टर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश कर रखा है, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू हो जाएगा सारी लाइबिलिटी हमारी क्लियर हो जाएगी। अरोड़ा जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, मेरा आखिरी सवाल है, आप बताइए कि ये लाइबिलिटी कानून ये सब तो एक बात हो गई, आपकी बिल्डिंग के भरोसे पर और विश्वास पर लोगों ने अपनी पाई जुटा के फ्लैट खरीदा, आपने फ्लैट दे भी दिया। कल को अगर कुछ अभद्र घटना होगी, जैसे कि कमजोर पिलर खुलने और टूटने, ये सब चीजें अब दिखाई दे रही हैं, तो क्या आपका मन कचोटेगा नहीं कि मैंने ऐसी बिल्डिंग बना दी जिसके पिलर खुल जा रहे हैं, जिसके पिलर कमजोर हो जा रहे हैं? क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसी अभद्र या अप्रिय घटना हो जाए जो अब तक, गनीमत है भगवान का, नहीं हुई है? हम लोग 40 साल से काम कर रहे हैं इस रियल एस्टेट में, और करीब 70,000 लोगों को मकान दे रखा है। 70,000 लोगों को मकान में आज तक तो कोई शिकायत नहीं है, और
मैं आपको ये भी एश्योरेंस बताना चाहता हूं कि जी आगे आने वाले टाइम में भी जो हमारे होम बायर हैं उनको टाइमली पोजीशन दिया जाएगा और सारी डिलीवरी टाइमली दी जाएंगी। इस जजमेंट का और इस डिमोलिशन का मेरे पास वक्त कम है, लेकिन अरोड़ा जी सवाल बहुत हैं। आप कह रहे हैं कोई शिकायत नहीं है, 2010 से बहुत सारे लोग फ्लैट का इंतजार कर रहे हैं और लगातार अथॉरिटी में शिकायत लेकर के गए हैं आपके खिलाफ। मैं ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो कि देख के बता रहा हूं, जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है और उनका यह कहना है कि हमें सिर्फ वादा मिला है, रजिस्ट्री नहीं मिली, फ्लैट नहीं मिला, बहुत सारे फ्लैट अधूरे हैं, प्रोजेक्ट अधूरे हैं। देखिए इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ पर जो नोएडा रीजन के अंदर 2 इशू रहे, एक एनजीटी का, एनजीटी ने 10 किलोमीटर की रेडियस में सारे काम बंद कर दिए थे। दूसरा रीजन रहा है जहां आप इको विलेज की बात कर रहे हैं, वहां पर जो है माननीय हाईकोर्ट ने एक स्टे लगा दिया था, क्योंकि जो किसान लोग एडिशनल कंपनसेशन के लिए गए थे, करीब 5 साल तक वो विवाद रहा। उस विवाद का इंटरेस्ट अथॉरिटी हमसे चार्ज कर रही थी, वो डिफॉल्टर आप कह रहे हैं। वो अरोड़ा जी देखिए ये सारी बात है। मैं फिर इस वजह एक जो आदमी अपना जमा पूंजी लगाता है आपके फ्लैट में, मैं उसके तरफ से एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, और वो सवाल बस यही है कि कल को अगर कोई अप्रिय घटना हो गई, पिलर कमजोर की बात सामने आ गई, एक पिलर टूटने की बात सामने आ चुकी है आपकी बिल्डिंग में, कल को कोई अभद्र घटना हो जाएगी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हम ये माने आपकी इस बात से कि 5 साल के बाद आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? बिल्डिंग आपने बना दी, उसके बाद 5 साल के बाद आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे? देखिए ऐसा है, मैं इसमें यही कहना चाहूंगा, जहां तक पिलर की बात है, पिलर जो है ना सिस्मिक के हिसाब से डिजाइन है, पूरे लोड के हिसाब से डिजाइन होते हैं। ये आपके पास गलत इंफॉर्मेशन है कि पिलर टूट गया, पिलर बैठ गया। आपने तस्वीरें हैं अरोड़ा जी हमारे पास। हाँ नहीं, आप हमको दिखा दीजिए, आप हमको बताइए। 30 जून 2022 को इको विलेज सोसाइटी में एक पिलर ऐसे खुल गया था, उसके बाद आपको नीचे लोहे की बल्लियां लगानी पड़ी। ये सब तस्वीरें मीडिया में आ चुकी हैं। देखिए ऐसा है जी, कंस्ट्रक्शन जब चलता है ना, तो जब अंडर कंस्ट्रक्शन चीज होती है तो बहुत सारे फैक्टर, कहीं शटरिंग की वीकनेस आ जाएगी, कहीं जो है कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाएगा लेबर का, ये एक दिन नॉर्मल चीजें होती हैं। बट आप मुझे बताइए कि आपने फ्लैट लोगों को बेचे, सपना बेचा, क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है कि आप उसकी गुणवत्ता की भी गारंटी लें, या ये बोलें कि मैं जो बना रहा हूं मैं उसकी गारंटी लेता हूं, मैंने ठीक चीज बनाई है? और खास तौर से जब लोग भयभीत होते हैं, जब वो देखते हैं कि पिलर कमजोर हो रहा है या टूट रहा है, तो उनको आश्वस्त आप कैसे करेंगे? क्योंकि जितने लोग इन फ्लैट्स में रहते हैं उनका डर लाजमी है कि कहीं मैं सोते सोते बिल्डिंग तो नहीं गिर जाएगी। देखिए हर जो हम काम करते हैं ना, कंस्ट्रक्शन करते हैं, हर पिलर की क्यूब टेस्ट होते हैं, स्ट्रेंथ टेस्ट होती है, और उसके बाद ही बिल्डिंग बनाई जाती है। ये कहना कि जी पिलर कमजोर है, ये गलत है। कहीं भी पिलर कमजोर नहीं। आप जिस पिलर कमजोर की बात कर रहे हैं, आप उसका स्ट्रेंथ चेक करा लीजिए, अगर कमजोर होगा तो हम जिम्मेदार नहीं। चलिए अरोड़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद इन सवालों को लेने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।